11वीं से 17वीं सदी का भारत, एक ऐसा दौर जिसने हमारे उपमहाद्वीप के नक्शे को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम सिर्फ सुनी सुनाई कहानियों पर नहीं, बल्कि ठोस सबूतों के आधार पर बात करेंगे। देखेंगे कि ये जो भारी उथल-पुथल मची थी, इसके पीछे असल कहानी क्या थी। हम इस सफर को कुछ हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहले बात करेंगे कि मध्यकालीन शब्द को लेकर क्या भ्रम है। फिर एक टाइमलाइन देखेंगे, नक्शों से भौगोलिक बदलाव समझेंगे, पुरानी इमारतों में छिपे सुराग ढूंढेंगे और आखिर में जानेंगे कि इन सुल्तानों की असल महत्वाकांक्षा और उनकी राजनीतिक अस्थिरता का क्या असर पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मध्यकालीन शब्द पर चल रही बहस के बारे में। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ पर जाएं, तो मध्यकालीन का सीधा सा मतलब है दो अलग अलग युगों के बीच का समय। यूरोपीय इतिहास में इसका इस्तेमाल अक्सर उस दौर के लिए होता है जो आधुनिक विज्ञान के आने से ठीक पहले का था। अब दिलचस्प बात यह है कि यूरोप के लिए जो 5वीं से 14वीं या 16वीं सदी तक का समय था, उसे वो अक्सर अंधकार युग या डार्क एजेस कहते हैं। मतलब वहाँ कुछ खास विकास नहीं हो रहा था। लेकिन अगर हम उसी नज़रिए से 11वीं से 17वीं सदी के भारत को देखें तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि भारत के लिए ये ठहराव का नहीं, बल्कि एक के बाद एक विशाल राजनीतिक बदलावों और भयंकर एक्टिविटी का दौर था। अब आगे बढ़ते हैं अपनी टाइमलाइन की तरफ, ताकि इन सदियों में हुए बदलावों का एक मोटा-मोटा अंदाजा लग सके। चीज़ों को समझने के लिए ये टाइमलाइन बहुत काम आएगी। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। फिर आगे चलकर 1336 में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का उदय होता है। 1398 में दिल्ली को तैमूर के भयानक आक्रमण का सामना करना पड़ता है और फिर 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई होती है। अब इन्हीं ऐतिहासिक बदलावों को जरा नक्शे पर उतार कर देखते हैं। जब हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई एक ही अखंड साम्राज्य चल रहा था, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये एक के बाद एक आए 5 अलग-अलग तुर्क और अफगान राजवंशों की कहानी है। मामलुक यानी गुलाम वंश, खलजी, तुगलक, सैयद और फिर लोदी, ये सब लगातार सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। इस नक्शे पर एक बहुत ही खास चीज देखने को मिलती है। तुगलक और लोधी वंश ने अपना विस्तार तो बहुत किया, लेकिन उन्हें क्षेत्रीय शक्तियों से जबरदस्त टक्कर मिली। मिसाल के तौर पर दक्षिण में होयसल और पूर्व में पूर्वी गंग जैसे राज्यों ने उन्हें कड़ी चुनौती दी और आगे बढ़ने से रोक दिया। अब ये सब जो किताबें या नक्शे बताते हैं, उनका सबसे पुख्ता सबूत हमें मिलता है वास्तुकला में, यानी उन पुरानी इमारतों और पत्थरों में। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर का ये हवाई नज़ारा देखिए। 13वीं सदी की शुरुआत में बना ये विशाल ढांचा सिर्फ ईंट पत्थर की कोई इमारत नहीं था। ये उस नई राजनीतिक व्यवस्था की एक बहुत ही साफ और मजबूत मुहर थी जो अपनी ताकत का ऐलान कर रही थी। अगर हम पुरातात्विक सबूतों की बात करें तो वो बहुत कुछ साफ कर देते हैं। एक तरफ ये भव्य कुतुब मीनार है और ठीक उसी के बगल में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के ये जटिल नक्काशीदार खंबे हैं। वहां मौजूद शिलालेख खुद इस बात की गवाही देते हैं कि इन्हें बनाने के लिए 27 ध्वस्त हिंदू और जैन मंदिरों के मलबे का इस्तेमाल किया गया था। ये वास्तुकला बिना कुछ बोले ही उस दौर की पूरी कहानी बयां कर देती है। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर जो ये बदलाव हो रहे थे, उसके पीछे इन शासकों की असल मानसिकता क्या थी? इसका एक बहुत ही शानदार सुराग हमें अलाउद्दीन खिलजी के इस चांदी के सिक्के से मिलता है। ये सिर्फ कोई आम सिक्का नहीं था, बल्कि ये उस दौर के आक्रमणकारियों की सोच को समझने का एक बहुत बड़ा प्राइमरी सोर्स है। इस सिक्के पर फारसी में एक बहुत ही गहरी बात लिखी है। इसमें शासक को सिकंदर-ए-सानी यानी दूसरा सिकंदर घोषित किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि कोई सुल्तान खुद को दूसरा सिकंदर क्यों कहना चाहेगा? सबूतों को देखने से ये साफ होता है कि ये आक्रमण सिर्फ बेतहाशा दौलत की लूट के लिए नहीं हो रहे थे। इसके पीछे एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी, पूरी दुनिया को जीतने की, और कई बार ताकत के जोर पर अपनी संस्कृति और अपने सिस्टम को दूसरों पर थोपने की। लेकिन इतनी बड़ी सैन्य ताकत और महत्वाकांक्षा के बावजूद इन साम्राज्यों की अंदरूनी हालत बहुत ही नाजुक और खोखली थी। ये ऐतिहासिक आंकड़े वाकई में चौंका देने वाले हैं। 67%, जी हां, हर 3 में से 2 सुल्तानों ने सत्ता शांति से नहीं, बल्कि हिंसा और कत्लेआम के जरिए हथियाई थी। मतलब अपने ही लोगों को रास्ते से हटाकर तख्त पर बैठना एक नियम बन चुका था, कोई अपवाद नहीं। और इस लगातार होते खून खराबे और धोखेबाजी का नतीजा क्या निकला? एक सुल्तान औसतन सिर्फ 9 साल ही गद्दी पर बैठ पाता था। सोचिए, जिस सत्ता के लिए इतना खून बहाया जाता था,
वो 10 साल भी नहीं टिक पाती थी। अब जरा कल्पना करके देखिए कि इस निरंतर अस्थिरता का वहां की अर्थव्यवस्था पर कैसा भयंकर असर पड़ा होगा। इतनी बड़ी सेनाओं को बनाए रखना, जानवरों की खरीद फरोख्त और कभी न खत्म होने वाले युद्धों का खर्च उठाना, संसाधनों की मांग हमेशा आसमान छूती रहती थी। तो इन सब बातों और सबूतों को देखने के बाद दिमाग में एक आखिरी और बहुत ही गहरा सवाल रह जाता है। जब हर 10 साल में सत्ता हिंसक तरीके से पलट रही थी, इतनी भयंकर राजनीतिक अस्थिरता थी, तो ऐसे में उस दौर के आम इंसानों ने अपना गुजारा कैसे किया होगा? वो कैसे इन मुश्किल हालातों में ढले, कैसे बचे रहे और कैसे उन्होंने आज के इस आधुनिक समाज की मजबूत नींव रखी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास की किताबों से बाहर निकलकर सोचने पर मजबूर कर देता है।